नूंह में चुनावी समीकरण कैसा है? करें तो नूंह में जिस तरीके से पहले से ही तीनों की तीनों जो विधानसभा पे सीट थी वो कांग्रेस की थी, चाहे नूंह की बात करें, पुनाना की बात करें, जी। फिरोजपुर झिरका की बात करें। हम्म। लेकिन जब सीट अन्य पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, उसके जी। बाद यहाँ के समीकरण बदलने लगे। राबिया किदवई हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और इसी तरीके से वीरेंद्र सिंह है, वो जेजेपी पार्टी से चुनावी मैदान में है। सोनीपत में इस समय सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है, तो वहां पे क्या कुछ चुनावी समीकरण? जो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वहीं अगर 3 सीटों की करें, वहां कांग्रेस का कब्जा है। और अगर बात करूं सुमन, जिस तरीके से सोनीपत में अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है बिल्कुल सोनीपत जी। को। वहां पर जिस तरीके से देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होने की वजह से यहाँ कांग्रेस की तरफ माहौल बनता जा रहा है। लेकिन बात बीजेपी की भी करें, बात टिकटों का वितरण की भी बात करें, तो वहां कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं। बीजेपी के नेता नाराज हुए हैं। जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम मूड हरियाणा में। तो आपको बताएंगे हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर जनता का मूड कैसा है और हरियाणा में चुनावी हलचल कैसी है। तो आज बात करेंगे नूंह और सोनीपत की। नूंह से हमारे संवाददाता अनिल मोहानी जुड़ चुके हैं और सोनीपत से हमारे संवाददाता सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनिल, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नूंह में चुनावी समीकरण कैसा है? बिल्कुल सुमन, नूंह के चुनावी समीकरण की हम बात करें तो नूंह में जिस तरीके से पहले से ही तीनों की तीनों जो विधानसभा पे सीट थी वो कांग्रेस की थी, चाहे नूंह की बात करें, पुनाना की बात करें, जी। फिरोजपुर झिरका की बात करें। लेकिन जब सीट अन्य पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, उसके बाद यहाँ के समीकरण बदलने लगे। जिस तरीके से नूंह की शुरुआत करें, नूंह विधानसभा की हम बात करें, नूंह विधानसभा से आफ्ताब अहमद को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं सोहना से जो विधायक और मंत्री रहे संजय सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जाकिर हुसैन, उनके पुत्र हैं ताहिर हुसैन, उनको आईएनएलडी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा राबिया किदवई हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं, और इसी तरीके से वीरेंद्र सिंह है, वो जेजेपी पार्टी से चुनावी मैदान में है। मुकाबला की बात करें, मुकाबला तीनों के बीच में रहने वाला है, क्योंकि अब से पहले आफ्ताब अहमद अकेले उम्मीदवार थे पूरे चुनावी मैदान में, लेकिन जैसे ही आईएनएलडी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन है वो मैदान में आते हैं तो उनका ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जैसे ही संजय सिंह को टिकट दी जाती है तो चुनावी जो समीकरण हौले हौले बदलने लगे। आफ्ताब अहमद जिस तरीके से पूर्व मंत्री भी हैं और कद्दावर नेता भी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, तो उनका ग्राफ जिस तरीके से चल रहा था थोड़ा थोड़ा डाउन होता नजर आ रहा है। वहीं जो जाकिर हुसैन के पुत्र हैं ताहिर हुसैन, हालांकि जाकिर हुसैन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन उनके पुत्र हैं वो ताहिर हुसैन, वो आईएनएलडी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो काफिला है दिन पे दिन उनका काफिला बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह है और मंत्री हैं, उनकी बात करें तो उनका ये पैतृक यहाँ पर गांव है, उजीना गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। जी और पहले भी यहाँ से संजय सिंह की छवि जो है वो हिंदूवादी है, तो क्या भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, आफ्ताब को घेरने की कोशिश की है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आफ्ताब अहमद को रोकने के लिए ही उनको सोहना से टिकट काटकर यहाँ पर टिकट दिया गया है, क्योंकि अब से पहले भी 3 बार जो चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का उसमें कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, और उसके मुकाबले पर संजय सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारा जाता था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव खेला है। वहीं हम बात करें जो आईएनएलडी के उम्मीदवार हैं, युवा चेहरा हैं, युवा नेता हैं, उनको भी इसी मकसद से उतारा गया है, क्योंकि दोनों ही बात करें जो ताहिर हुसैन है वो उनके पिता जाकिर हुसैन कद्दावर नेता है, उनके जाकिर हुसैन के पिता 3 राज्यों के मंत्री भी रहे हैं, 3 प्रदेशों के मंत्री रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कंबाइंड जब था तो उस समय मंत्री भी वो रहे थे। तो उनका पारिवारिक कह सकते हैं कि राजनीतिक घराना बहुत पहुंचा हुआ घराना है। ये इस तरीके से उनको भी आईएनएलडी की तरफ से उतारा गया है। हालांकि आपको ये बताना चाहेंगे सुमन बिल्कुल कि मेवात जो जिला है, मेवात जिले की 5 सीटें आती हैं, नूंह, पुनाना, फिरोजपुर झिरका, हथीन और सोना। ये आईएनएलडी का गढ़ रहा है, शुरू से ही आईएनएलडी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले बार से ही कांग्रेस की तीनों सीटें आई थी। चाहे नूंह की बात करें हम,
चाहे पुनाना की बात करें या फिर जी। फिरोजपुर झिरका की बात करें। तो कह सकते हैं कि आफताब अहमद के समीकरण बिगाड़ने के लिए ही संजय सिंह और ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी। सुनील, आपके पास आना चाहूंगी। सोनीपत में इस समय सियासी पारा जो है वो गरमाया हुआ है, तो वहां पे क्या कुछ चुनावी समीकरण है? बिल्कुल, जिस तरीके से सोनीपत की जो 6 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उनमें से पहले भी अगर जो बातचीत करें गन्नौर में है, वो पहले मौजूदा समय में बीजेपी का विधायक था, बिल्कुल। राई में है तो वो बीजेपी के विधायक हैं, जो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। वहीं अगर 3 सीटों की करें, वहाँ कांग्रेस का कब्जा है। और अगर बात करूँ सुमन, जिस तरीके से सोनीपत में अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है बिल्कुल। सोनीपत जी। को। और जिस पे ज्यादातर खरखोदा है, बड़ौदा है, गोहाना है और जिस तरीके से गन्नौर की सीट है, वहां पर सबसे ज्यादा वर्चस्व, चाहे आप जिस तरीके से, हालांकि मौजूदा समय में राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वहां पर भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो हमने पीटीसी ने जाके धरातल पे भी जो ग्राउंड रिपोर्ट की है, वहां पर जिस तरीके से देखा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ होने की वजह से यहाँ कांग्रेस की तरफ माहौल बनता जा रहा है। लेकिन बात बीजेपी की भी करे, बात टिकटों का वितरण की भी बात करें, तो वहां कहीं न कहीं कुछ खामियां हैं, बीजेपी के नेता नाराज हुए हैं। वहीं एक सीट पर अगर बातचीत करें तो कांग्रेस के नेता भी नाराज हुए हैं, जिनको टिकट नहीं मिली है। एक दो सीट पर जिस तरीके से अगर आप गोहाना या बड़ौदा की सीट पर बात करें, वहां सियासी वो चीज हलचल है। गन्नौर की बात करें तो वहां तो बीजेपी में जो कांग्रेस, बीजेपी के जो नेता रहे थे देवेंद्र सिंह कादयान, उन्होंने बीजेपी को टिकट नहीं तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। वहां त्रिकोणीय समीकरण बनता जा रहा है। वहां पर जिस तरीके से कुलदीप शर्मा, जो कांग्रेस के राज्य में स्पीकर भी रहे हैं, विधानसभा स्पीकर, उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उतारा है। और वहीं जिस तरीके से पूर्व सांसद श्री रमेश चंद्र कौशिक के भाई हैं देवेंद्र कौशिक, उनको गन्नौर से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं अगर किसी भी सीट पर अगर बातचीत करें तो ये कहना मुश्किल है। हालांकि बड़ौदा की सीट है, वहां पर भी जो कपूर नरवाल हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रत्याशी उम्मीदवार बने हैं, उसके बाद समीकरण उलझते नजर आए हैं और त्रिकोणीय मुकाबला बनता जा रहा है। खबर चर्चाओं में ये भी है कि कविता जैन और राजीव जैन को आखिरकार सीएम सैनी ने मना ही लिया है, तो क्या कुछ फायदा भाजपा को इसमें रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर सोनीपत शहर की सीट की बात करें तो मौजूदा समय में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, और क्या नाम है, जो सुरेंद्र पवार हैं, वो ईडी के एक मामले में जेल में बंद है। बार बार कोर्ट से जमानत याचिका लगाई जा रही है, लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जेल के अंदर से ही अपना नामांकन दाखिल किया है। उनकी पुत्र वधु है। यहाँ पर जिस तरीके से बता दूं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ माना जाता है, वहां पर जाट समुदाय की अगर बात करें, और सोनीपत में जिस तरीके से पंजाबी बनिया समुदाय की बात करें, वो वोटर परसेंटेज ज्यादा है। खासकर शहर सीट से जिस तरीके से निखिल मदान को भाजपा की तरफ से मैदान में उतारा गया है। निखिल मदान की बात करें तो मेयर रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से ही रह चुके हैं, जिसके बाद से वो 2-3 महीने पहले करीब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और उसके बाद टिकट लेकर आए हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर सोनीपत शहर में भाजपा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम या कार्यक्रमों की बात करें तो राजीव जैन ने भाजपा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, घर घर तक जाकर लोगों के लिए, भाजपा के लिए काम किया था। लेकिन जिस तरीके से टिकट कटा, उसके बाद नाराजगी हुई, आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। लेकिन कल ही की बात करें तो जो कार्यवाहक हमारे नायब सिंह सैनी है मौजूदा समय में, वो यहाँ पर पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मनोहर लाल बड़ोली उनके आवास पर पहुंचे थे और पूर्व में कैबिनेट मंत्री कविता जैन और राजीव जैन जिस तरीके से आजाद उम्मीदवार उतरे थे, उनको मनाने में कामयाब हुए हैं। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो बिल्कुल त्रिकोणीय समीकरण बनना यहाँ पर तय था। लेकिन अब यही चीज है कि अंदर अंदर खाते भीतर घात अगर होता है तो कहीं न कहीं निखिल मदान के हाथ से ये सीट जा सकती है। क्योंकि मौजूदा समय में अगर शहर से जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो एक बड़ी लीड शहर की जनता ने भाजपा की झोली में डाली थी। और अगर सोनीपत आउटर की बात करें तो आउटर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से वोट यहाँ पर पड़ती नजर आती है। अगर बात अन्य समुदाय की भी बात करें तो जो मुस्लिम है, जो अन्य SC BC कास्ट के हैं, उनको लेके ये चीजें समीकरण बदलने का काम करेंगी। लेकिन मौजूदा समय में कांग्रेस नेता हैं जो सुरेंद्र पवार,
अगर वो ईडी की रेड में जिस तरीके से अगर बाहर आने में कामयाब होते हैं, उनको जमानत मिलती है, समीकरण बदलेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मौजूदा समय में अगर सीट के समीकरण देखो, कहीं ना कहीं अगर प्रतिशत की बात करें तो 60% की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस है, और अभी 40% में मौजूदा समय में भाजपा है। निखिल मदान जो एक समुदाय से बातचीत वो करते हैं, उनकी वोटर परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, यहाँ से जो पूर्व में विधायक पहले रह चुके हैं, वो इसी समाज से रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, वो उनको वो क्या नाम है, सुरेंद्र पवार को तो अपना समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं अगर वो वोटर परसेंटेज कटता है तो भाजपा की झोली से ये सीट जाना तय है, और दोबारा से यहाँ से सुरेंद्र पवार विधायक के तौर पर जरूर जीत अनिल, हासिल आपके कर पास सकेंगे। आना चाहूंगी। पुन्हाना सीट पर मुस्लिम दांव खेला गया है। एजाज खान को और मोहम्मद इलियास को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि चचेरे भाई भी हैं। क्या कुछ लगता है इस बार चुनावी वहां पे माहौल कैसा है? बिल्कुल सुमन, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एजाज मोहम्मद की हम बात करें चाहे मोहम्मद इलियास की हम बात करें, दोनों ही चचेरे भाई हैं। हालांकि जो मोहम्मद इलियास है, इनको यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं, और ये अब उनका जो इस बार भी उनको यहाँ इस सीट से उतारा गया है। इसके अलावा जो एजाज खान की बात हम बात करें तो उनको पहले कांग्रेस का टिकट दिया गया था, लेकिन जब उनको इलियास के पास टिकट लेके जाते हैं तो इलियास उस टिकट को ले लेते हैं और उनको चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, एजाज खान है जो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टिकट लिया है, और दोनों आमने सामने हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने दोनों ही मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है, आमने सामने कांग्रेस वर्सेस भाजपा करके ये मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई वर्षों से मेहनत कर रही है वहां से आईएनएलडी की टिकट पे उन्होंने इस बार अपना दाव खेला है। दया भड़काना है वो भी चुनावी मैदान में। इसके अलावा हम बात करें रहीशा खान, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनका वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इलियास के वहाँ के विकास की बात करें, वहाँ के जो काम नहीं करा पाए, विपक्ष में रहे, उन्होंने बार बार लोगों के बीच में जाके यही कहा है कि मैं विपक्ष में रहा हूँ इसलिए कुछ काम नहीं हो पाया है। वहीं जो पूर्व विधायक रहीशा खान है, निर्दलीय पिछली बार भी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो जीते थे, और तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया था। लेकिन इस बार फिर से वो मैदान में हैं, और चुनावी हम मुकाबला कह सकते हैं तो तीनों के बीच में इस बार चुनावी मैदान में मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं रहीशा खान की छवि बिल्कुल साफ देखी जा रही है, और इसीलिए लोग उनको काफी पसंद भी कर रहे हैं। वहीं तो मोहम्मद इलियास विधायक भी रहे हैं, मंत्री। विकास की बात होती है, विकास के जो लोग चाहते हैं वो काम नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है। और सबसे कमजोर सीट हम कह सकते हैं नूह जिले की तीनों विधानसभा में तो पुन्हाना विधानसभा की सीट सबसे कमजोर नजर आ रही है। लेकिन जो उनके अन्य विधायक साथी हैं वो उस सीट को निकालने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम आफ्ताब अहमद की बात करें या हम फिर फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान है उनकी बात करें, वो समय निकालकर उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि तीनों की तीनों सीट इस बार फिर से वो कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। इन्हीं बातों को लेकर जो दोनों विधायक हैं उनका साथ भी दे रहे हैं। सुमन, ये तुमने बात की चुनावी समीकरण की, अब आप बताइए कि नूह में क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाई हैं, कितने विकास कार्य हुए और जनता कितनी खुश है मौजूदा सरकार से? बिल्कुल, नूह की समस्याओं की हम बात करें, समस्याओं का काफी अंबार लगा हुआ है। नूह विधानसभा की हम खास करके बात करेंगे तो नूह विधानसभा में प्रॉपर नूह शहर की हम शुरुआत करते हैं। नूह शहर में जो यदि थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो पानी निकासी का किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और लोगों को जो बरसात की वजह से गंदगी और जो आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है वो जग जाहिर है। इसके अलावा हम बात करें स्ट्रीट लाइटों की, पूरा शहर शाम होते ही अंधेरे में ढल जाता है, और लोगों को जो नौकरी पेशा लोग हैं जो बाहर भीतर से आते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या की हम बात करें, पीने के पानी की समस्या है, वहीं बिजली की भी समस्या, बिजली के कटों से
लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात तो इन दिनों अब बरसात का मौसम चल रहा है तो जल भराव की समस्या पूरे शहर में बनी हुई है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर खाली जगह है वहां पर जल भराव हुआ पड़ा है। चाहे सरकारी कार्यालय की क्यों ना बात करें, महिला महिला थाना है, डाक विभाग का कार्यालय है, या फिर रेड क्रॉस की बिल्डिंग है, इन सभी जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जो अन्य पुराना तहसील कार्यालय, बरसात के दिनों में सभी जगहों पर पानी भर जाता है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं गंदगी की हम बात करेंगे, गंदगी के लिए ड्रपिंग यार्ड की हम बात करें तो किसी प्रकार की कोई अभी व्यवस्था नहीं की गई है। जिले को बने भी काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन गंदगी डालने के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोग वहां से निकलते हैं उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार उच्च अधिकारियों को लोगों ने लिखित में इसकी शिकायत तक दे डाली है। अतिरिक्त उपायुक्त उन्होंने उस जगह का निरीक्षण भी किया था, लेकिन अभी तक उस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। इसी तरीके से सड़कों की हम बात करें, शहर में यदि आप एंट्री करोगे तो शहर में अंदर घुसने का रास्ता, जो भी रास्ता है वो पूरा खराब है, टूटा हुआ है। क्योंकि अब से पहले जिस तरीके से नए शहर में सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया गया था, जिसकी वजह से पूरे शहर को खोद दिया गया। और लेकिन शहर को खोद तो दिया गया, लेकिन उसके रिपेयरिंग का जो काम है वो अभी तक नहीं किया गया है। ना ही सीवर की लाइन की जो कार्य है वो अभी तक पूरा किया गया है। लगभग इस कार्य को चलते चलते 3.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सीवर की जो व्यवस्था है शहर वालों को नहीं मिल पाई है। इसी तरीके से काफी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इनकी वजह से शहर के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं हम नुहू विधानसभा की बात करें, वही हाल नुहू विधानसभा की है। सड़कों की बात करें, पीने के पानी की बात करें, लाइट की बात करें, या किसानों के लिए नहर पानी की बात करें, तो किसी प्रकार की कोई सुविधा विधानसभा के लोगों को नहीं मिल रही है। इस बार जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता आफताब अहमद है, उन्होंने यही मुद्दा बनाया है कि जो किसानों को गंदा कीचड़ पानी मिल रहा है उस पानी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेकर वो लोग के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि वो इस बार विधानसभा पहुंचते हैं तो जो गंदे पानी की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, क्योंकि जो किसान पानी को खेतों में लगा रहे हैं, वो फसल, चाहे अनाज की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, चाहे धान की फसल की बात करें, उसी गंदे पानी से फसल हो रही है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी जिले के कई गांवों में देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से यह बीमारी काफी ज्यादा बढ़ी है, लोगों में इस तरह की दिक्कत आई। जब जांच टीमें यहाँ पर आई तो उन्होंने स्पष्ट देखा कि वैसे नहीं है, जो गंदे पानी से जो लोग अन्न को खा रहे हैं या दाना जो खा रहे हैं, उसकी वजह से ये बीमारी लोगों के अंदर आ रही है। क्योंकि गंदगी का जितना भी केमिकल पानी है वो सारा इन्हीं खेतों में जाता है, जिसके जो फसल बोने के बाद जो लोग फसल को खा रहे हैं उसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। इस तरीके से विधानसभा में काफी सारी समस्याएं जो देखने को इस समय मिल रही है। सुनील, आपसे पूछना चाहूंगी कि सोनीपत में भी जल भराव और यातायात की समस्या रहती है, लेकिन सरकार कहती है कि विकास कार्य जो है वो जोरों शोरों से करवाए गए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर हर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पहले हम सोनीपत शहर से ही बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर लंबे समय से जो जिस तरीके से शहर के बीचों बीच से उत्तर भारत की जो रेलवे लाइन है वो जाती है और शहर को 2 हिस्सों में वो बांट देती है। उसके नीचे से जो अंडरपास बनाए गए थे वहां पर अगर आप बात करें तो अगर 10 mm बारिश भी अगर सोनीपत शहर में हो जाती है तो उसके बाद जल भराव सड़कों पे एक शनि मंदिर अंडरब्रिज की बात करें तो वो बिल्कुल फुल हो जाता है। उसकी निकासी के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। अगर सारंग रोड पर बात करें तो यही समस्या से वहां पर भी है। अगर रेलवे और ब्रिज से जो फ्लाई ओवर बनाया गया था उससे बात करें तो वहां आगे ककरोई रोड पे है। जिस तरीके से अगर सोनीपत शहर में अगर 10 mm बारिश भी हो जाती है तो पानी की जो सड़कों पे गीता भवन चौक है, देवीलाल चौक है, बस स्टैंड के पास है, ड्रेन नंबर 6, हालांकि ड्रेन नंबर 6 को अभी पक्का करने का काम निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान भी जिस तरीके से बारिश आई उसके बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। अगर जो दूषित पानी था वो भी, अगर जहां से ड्रेन नंबर 6 स्टार्ट होती है बिल्कुल गांव कामी की तरफ से वहां से स्टार्ट होती है और वो शहर के बीचों बीच होकर वो भी गुजरती है, वहां पे अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो वो किसानों के खेतों को भी नुकसान करती है। दूषित पानी जो शहर का है वो पीछे की तरफ बहने लगता है और खेतों में घुस जाता है, जिससे यहाँ पर नाराजगी देखने को मिलती है लोगों के बीच में।
सोनीपत में अगर शहर में बातचीत करें तो यहाँ पर जिस तरीके से सबसे जो मुख्य समस्या वही पानी की है। दूसरा अगर बात करूं शहर में होने के बावजूद जो प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे हैं, जो ऑनलाइन समस्याएं जिस तरीके से लोगों को फेस करनी पड़ी हैं, जो पोर्टल का लेकर जो व्यवस्थाएं बनी है, जो यहाँ की प्रॉपर्टी आईडी है, लोग कार्यालय पे धक्के खाते रहे हैं, लेकिन उनकी समय पर जो समस्याएं हैं वो दूर न होना पाना एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनी है। और भाजपा की तरफ से जो लोगों की नाराजगी है, हालांकि अगर बात करें जो मौजूदा समय प्रत्याशी बनाए गए हैं वो मेयर के तौर पर यहाँ पर हैं, लेकिन जो समस्याएं लोगों को देखने को मिली वो समस्या ज्यों की तो ही रही हैं, समस्याएं उनकी दूर नहीं हुई है। अगर सोनीपत शहर में जिस तरीके निकासी के लिए जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, ककरोई में एसटीपी जो बनाया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ड्रेन नंबर जो 6 को पक्का कार्य करने का काम किया था वो कार्य चल रहा है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। कुछ कुछ हिस्से रहते हैं जहाँ लोगों ने अतिक्रमण किया गया है, नगर निगम की तरफ से समय समय पर कार्रवाई की गई, लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद जो लोकल राजनीति है वो हैवी यहाँ पर रही, जिस तरीके से समस्याएं दूर नहीं हो पाई हैं, लोगों के घरों को ड्रेन नंबर के साथ में तोड़ा गया है, जिससे भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी देखने को मिली, मेयर के प्रति नाराजगी देखने को मिली। ये ड्रेन नंबर 6 बिल्कुल जो शहर के दूषित पानी को जो ड्रेन नंबर 8 में डालने का कार्य करती है, वो निर्माण कार्य देरी होना लोगों की समस्या के लिए रहा। सोनीपत के शहर के अंदर बीचों बीच में बस स्टैंड है, जिसमें शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। अगर किसी शहर को अगर किसी को क्रॉस करना होता है, जहाँ 5 मिनट में जो शहर क्रॉस करना होता है, वो जाम की स्थिति की वजह से उसको आधा आधा घंटा जाम में लगा रहना पड़ता है। शहर का मुख्य जो देवीलाल चौक है, वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी समस्या जाम की स्थिति बनी रहती है। और जाम से निजात पाने के लिए ना तो निगम की तरफ से समय पर कोई ठोस कदम उठाए गए, ना यातायात विभाग की तरफ से, और ना ही यहाँ के सोनीपत के मेयर की तरफ से या विधायक की तरफ से ऐसी जाम की स्थिति को निपटाने के लिए कोई प्लान बनाया गया। हालांकि बाईपास बनाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक वो प्रपोजल अगर वो बातचीत करे वो कागजों में ही फाइलें हैं। जिस तरीके से जनता परेशान है, दिल्ली नजदीक होने के कारण ज्यादातर लोग दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो पूर्व की सरकार या 9 साल भाजपा की सरकार, उन्होंने मेट्रो लाने का जो वायदा किया था वो अभी तक वायदा पूरा नहीं हुआ है। जिस तरीके से लोगों में ये भी देखने को मिलता है कि नया शहर और पुराने शहर सोनीपत 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। और इसमें बांटने में यहाँ अगर सोनीपत शहर की अगर मेन बात एक चीज और बता दूं, जो सफाई व्यवस्था का जो टेंडर दिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं निगम का गोलमाल मिला है। यहाँ पर जो गोलमाल होने की वजह से जिस तरीके से समय पर सफाई नहीं, सड़कों पर दोपहर 2 बजे तक, 3 बजे तक या 3-3 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है। सोनीपत के सारंग रोड पर जो अंडर ब्रिज है, वहां पर अगर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जहां पर दूषित पानी ना भरा हो, वहां पर लोगों को नाराजगी देखने को मिले। तमाम कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों में नाराजगी है, जो समय पर वो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से या यहाँ चुने हुए नेताओं की वजह से पूरे नहीं हो पाए, लोगों में नाराजगी। जी, अनिल और सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत और नूह से हमारे संवाददाताओं ने आपको बताया कि वहां पर जनता के मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ समस्या हैं और विधानसभा चुनावों को लेकर वहां पर चुनावी रुख क्या है। ऐसे ही आपको विभिन्न विधानसभाओं के बारे में अवगत करवाएंगे, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।